तो नमस्ते। आज हम करेंगे कहानी यूनिट 7 जो कहानी से संबंधित है। इससे पहले 2 वीडियो आपकी कर दी है जिसमें 4 कहानी दी गई है एक साथ। 4 कहानी आज करेंगे और उससे महत्वपूर्ण तथ्य। मारे गए गुलफाम उफ तीसरी कसम। लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। संग्रह है ठुमरी 1959 ईस्वी में। रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, मारे गए गुलफाम उप तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, 3 बिंदियां। मुख्य विषय वस्तु है इसकी। आंचलिक कहानी ग्राम गीतों का प्रयोग, प्रेम की पीड़ा और उसकी भीनी खुशबू। मूल कथा है में नायक हीरामन है द्वारा खाई गई 3 कसमों की चर्चा की गई के साथ नायक के प्रेम प्रसंग की भी कहानी है। पहली कसम चोरी का सामान गाड़ी में नहीं रखेगा। दूसरी कसम यह खाता है कि वह बांस की लादनी नहीं करेगा। तीसरी कसम खाता है कि नाटक वाली कंपनी वाली को गाड़ी में नहीं बैठाएगा कभी। तो ये 3 कसम वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी है। पात्र है, मुख्य पात्र में हीरामन है जो खादी देहाती पात्र 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान है। तो हीरामन की आयु कितनी है? 40 वर्ष आयु है। तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछे जाते हैं। दुनिया के किसी अन्य काम में दिलचस्पी नहीं, 3 काम न करने की वे कसम खाता है। हीराबाई कंपनी की औरत है, मेलों में नौटंकी में अभिनय एवं नृत्य का काम करना हीरामन को अपना उस्ताद मानती है। गौण पात्र है लालमोहर, धुन्नीराम, पलटदास, तीनों ही गाड़ी वान है। कौन कौन है? लालमोहन है, मोहर है, धुन्नीराम और पलटदास। लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है। नेपाली दरबान है, मुनीम दरोगा, काले कोट वाला। कहानी में प्रयुक्त स्थान के कौन कौन से स्थानों का प्रयोग हुआ है? विराटनगर, फारबिसगंज, खरैया शहर, चंपानगर, भगदड़, सिंधिया गांव, कानपुर, हीराबाई का घर, तेगछिया, महावीर स्वामी, छत्तापुर 25, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नननपुर, मीना बाजार, बनेली मेला, 2 नौटंकी, कंपनी रोती, कंपनी मथुरा मोहन कंपनी। विशेष फणीश्वर नाथ रेणु ने नई कहानी के दौर में प्रेमचंद के गांव और उसमें बसी दुनिया को अपनी कहानियों में जिंदा रखा। नेक्स्ट कथन है, समाज के सामान्य पात्रों को अपनी कहानी का नायक या मुख्य किरदार बनाया। उदाहरण गाड़ीवान, काला कलूटा हीरामन है। कहानी में 3 काम न करने की कसम खाता है हीरामन। पहला है चोरी का सामान नहीं की कसम खाता है। दूसरा बांस की लदनी नहीं करेगा। तीसरा किसी भी कंपनी की औरत को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। हीरामन का सहज और सरल व्यक्तित्व, मसलन भाई के प्रति सम्मान और भौजाई से डर। रेणु ने लोक जीवन की समृद्धि को दिखाया है, उसमें त्याग, गीत और परिवेश को सुंदर ढंग से सजाया है। हीरामन का संसार लगा और देखा से बना है, हीराबाई का संसार परखा है। नेक्स्ट है, कहानी में एक जगह जगन्नाथ धाम का उल्लेख भी हुआ है। जगन्नाथ धाम का उल्लेख हुआ है कहानी में। इस कहानी पर तीसरी कसम फिल्म भी बनी जिसके संवाद लेखन का कार्य सोम रेणु ने किया। कहानी की मूल संवेदना प्रेम है, यह एक अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह जाती है। तत्कालीन समय में मनोरंजन के साधन नौटंकी का वास्तविक चित्रण है। इसमें प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। प्रमुख उदाहरण दिए गए, हीरामन समझ गया। पहला ही कथन है, हीरामन समझ गया कि इस बार निस्तार नहीं जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे और भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा। कभी नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई, 1 2 3 और दरोगा। मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद।
नेक्स्ट कथन है, दो कस्में खाई हैं उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, दूसरा बांस की लदी हुई गाड़ी। गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगवा निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछवा। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा, सो बेकाबू वाली लदनी और खरेया नहीं करेगा। नेक्स्ट कथन है, बाग गाड़ी की गाड़ी वानी की है, हीरा मन ने कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है और पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। औरत है यह चंपा का फूल, जब से गाड़ी महक रही है। नेक्स्ट कथन है, मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीरा बाई का को किसने नहीं सुना था होगा भला। हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है, कभी नौटंकी थिएटर बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। नेक्स्ट है, उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। नेक्स्ट है, तब तो मीता कहूंगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला, उस फूल में एक परी बैठी जैसे भगवती। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही, गोने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। नेक्स्ट कथन है, अब हीरामन ने तय कर लिया कि वह शादी नहीं करेगा। नेक्स्ट है, बिदागी नेर या ससुराल जाती हुई लड़की। नेक्स्ट है, काला आदमी, राजा का क्या महाराजा भी हो जाए रहेगा काला आदमी ही। साहेब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा हीरामन हीराबाई से। छोकरा नाच के मनवा नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना, हर महीने गांव में नाचने वाले आते हैं। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को भी कहा था। नेक्स्ट कथन है, हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है हीराबाई को। नेक्स्ट है, सड़क तेगछिया गांव के बीच निकलती है। सड़क कहाँ पर निकलती है? तेगछिया गांव के बीच से। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तोलियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। दुल्हनिया लाली लाली डोलियां। हीरामन हंसा, कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ। हीरामन का ऐसा कितने सपने देखे और उसने वह अपनी दुल्हन को ले लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं, हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ जाएगी उसकी दुल्हन। डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है और कितने सपने हैं। नेक्स्ट है, मुल्क के लोगों की इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है। राह चलते 100 जिरह करेंगे, अरे भाई तुमको जाना है जाओ, देहाती बुझ सब। नेक्स्ट कथन है, महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठी। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है कि वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलटकर देखती भी नहीं और वह थक गया है तैरते तैरते। नेक्स्ट कथन है, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद है। हीराबाई हीरामन से कहती है। आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर। कुछ भी हो जाना आखिर जनाना ही है, कोई जरूरत ही पड़ जाए। पलट दास हीरामन से कहता है। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना।
नेक्स्ट है हीरा मन के कलेजों में जरा आंच लगी। हीरिया बड़ा लपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट कथन है तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरा मन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था कि हीराबाई उसी की ओर देखती है और वह समझ गई है कि हीरा मन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलटदास किस्सा समझता है, किस्सा और क्या होगा, रमैना की ही बात है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धा पूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है, हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचहरी बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया और उसका नौकर लहसनवा उसके साथ से निकल गया। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या हो है जो जाएगा। लाल मोहर उदास रहता है। धुन्नीराम घर चला गया है बीमार होकर। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूं। यही ख्वाहिश है इक्ट है तू मुझको देखा कर और दिलो जान में तुमको देखा करूं। इंपॉर्टेंट पंक्तियां पूछी जा सकती है। यह पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं, सॉरी किस कहानी से ली गई हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपये निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी, इतनी देर के बाद इस हरदम रुपया पैसा रखिए। रुपया क्या करेंगे चादर चादर का। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफॉर्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इस इतना टान गड़ी गाड़ी में बैठकर भी हीरा मन की ओर देख रही है, टुकर टुकर। लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा कि उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कूं कूं इस छी ही ई छक। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल दिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साफी हिलाकर हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ, आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली खोखले मालगाड़ी के डिब्बे। दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। नेक्स्ट है कहानी, 12वीं कहानी है लाल पान की बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रथम प्रकाशन कहानी पत्रिका में जनवरी 1957 ईस्वी में हुआ। संग्रह है ठुमरी 1959 ईस्वी में। रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, तीसरी कसम, उफ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, 3 बिंदिया। प्रतिपाद, आंचलिक पृष्ठभूमि एक स्त्री की आत्माभिमान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी बिरजू की मां के रूप में एक अलग एवं सशक्त स्त्री को पेश करती है।
आंचलिक कथा है। गांव के लोगों के आपसी ईर्षा द्वेष राग विराग आशा निराशा हर्ष विषाद की जीवंत बनगी है। निम्नलिखित टोलों का वर्णन किया गया है, इंपोर्टेंट है, कूट में क्वेश्चन बनेगा। कुरमा टोली, बबुआन टोला, कोयरी टोली और मलदहिया टोली। प्रमुख स्थान आए हैं सिमराह का सरकारी कूप, गुलाब बाग का मेला और मोहनपुर होटल बंगला। पात्र है बिरजू की माँ जो लाल पान की बेगम है, बलराम का नाच देखने जाने को इच्छुक है, महावीर जी की रोट की मनोती बाकी है, स्वाभिमानी है जंगी की पतोही, राधे की बेटी सुनरी लरेना की बीवी को अपनी गाड़ी में बिठाती है और नाच देखने जाने के लिए। बिरजू के बप्पा हैं सर्वे सेटलमेंट में 5 बीघा जमीन हासिल की। बिरजू की माँ को बैलगाड़ी पर नाच दिखाने ले जाने का वादा करता है। मल दहिया टोली ने के मियाँ जान से गाड़ी ले आता है। बिरजू ब्रजमोहन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को बैंगन कबूला हुआ दिया और नाच देखने की मनोती करता है। एक 7 वर्षीय बच्चा है। चंपिया बिरजू की बहन है जो बाइस्कोप का गाना सीखने में रुचि, बाजे ने मुरलिया गीत गाती है। चंपिया कौन सा गीत गाती है? बाजे ने मुरलिया। गोंद पात्र है जंगी की पतो, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, बिरजू की माँ से नहीं डरती। कुरमा टोली है, ससुर है चोर और पति डकैत है, मुंहजोर है लड़ाकू है, मखनी फुआ है जो तंबाकू की शौकीन है, बिरजू के घर रखवाली के लिए रुकती है। बाबू साहेब जमींदार प्रमुख उदाहरण है पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया तो उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है यह किस चूक का फल दे रहे हो, बोला बाबा। नेक्स्ट कथन है चल बिंदिया चल दीदिया चल। चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बस्ती है, नहीं जानती दोपहर दिन चौपहर रात बिजली की बत्ती भगभग कर जलती है, जंगी की पतौ कहती है। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा, जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मोच दिया है उसके मर्द ने, कोलू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1.5 पैर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया है। नाच अभी शुरू हुआ भी नहीं होगा। अभी अभी बलराम के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है, पंचसी टट्टी में खोज दे अपने खेत को। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, इसमें किस होटल का नाम पूछा गया है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अपने खेत का हुलसाती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अघन चढ़ते चढ़ते लाल हो कर झुक जाएंगे सारे खेत की बालियां। मलदैया टोली पर जा रहा था, उसने अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने हल्की डांट दी, कैसा लुक्खड़ है रे तू, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे हैं? बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा, उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। बिरजू की माँ बेगम है लाल पान की बेगम, यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। कहानी 13 गैगरीन या रोज, इसके लेखक हैं अगे। बिंदु को डलहौजी जेल मई 1931 में लिखा गया था। संग्रह है विफतगा जो 1937 में संग्रहित कहानियां हैं। विफतगा, पगोड़ा वृक्ष, हर श्रृंगार, हरिति, रोज, ए कलंक, दुख और तितलियां, मिलन, एकांकी तारा, अमर वलरी, कड़िया और शत्रु।
पहले संस्करण 1937 ईस्वी में रोज नाम से, फिर 5वें संस्करण 1990 में गैगरीन नाम से प्रकाशित हुआ। प्रतिपाद है, यह आगे की सबसे प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्र वाक्य ऐसा तो रोज होता है बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहा गया है। कौन सी कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका कहा गया है? गैगरीन या रोज को। पहाड़ी गांव का परिवेश में शैली में लिखी गई संवादात्मक कहानी है। मध्यम वर्गीय मानसिकता को चित्रित करती है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। कहानी में नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। नारी जीवन के उपरांत आने वाले दायित्व से उत्पन्न निरस्ता, यांत्रिकता, घुटन का सजीव चित्रण है। संयुक्त परिवार के टूटने में एकल परिवार में व्याप्त एकांकीपन को एक कहानी दर्शाती है। जीवन की एक रसता और व्यर्थता बोध का चित्रण इस कहानी में किया गया है। लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलता है। विवाह के 2 वर्ष पहले लेखक को लगता है कि मालती के घर में किसी सांप की छाया जो उसे वश में कर लेगा। एकल परिवार में बच्चों की स्थिति का चित्रण किया गया है। पात्र हैं, मालती है जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन या सखी है। मध्यम वर्ग स्त्री है, विवाह पूर्व स्वच्छंद चंचल लड़की जो विवाह के उपरांत अत्यंत गंभीर स्त्री हो जाती है। महेश्वर की पत्नी है, टिटी की माँ है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन के पास 4 वर्ष बाद मिलने जाता है। विवाह के उपरांत मालती में हुए परिवर्तन से चिंतित रहता है। महेश्वर जो मालती का पति है वह पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। टिट्टी का पिता है, एक निर्दिष्ट ढर्रे पर जीवन जीता है और टिट्टी मालती और महेश्वर का पुत्र है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रमुख उदाहरण है मैंने देखा। पहला कथन, मैंने देखा आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर ही कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाया हुए अंक को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं। चिर विस्मृति में मानो मर गया हो। उतने क्षण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतारकर फेंकना चाहते पर उतार न पाए। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा है। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा तब वह लड़की ही थी। तब वह अविवाहित एक बच्चे की माँ भी थी। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझसे दूर इस विशेष अंतर पर रखनी चाहती है क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की या किसी बिखरे वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की। नेक्स्ट कथन है, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंक को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं। चिर विस्मृति में मानो मर गया है। उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतारकर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, बड़ी हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, वही स्वमुक्ताएं हैं। इसलिए वे और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वे अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। यह किसके संदर्भ में है? महेश्वर के संदर्भ में कथन है। महेश्वर बोले कुछ हंसकर,
वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। रोज ही ऐसा होता था। ये किसका कथन है? मालती का। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर में जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझ पर में वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, वैसा ही, हाँ, जैसे यह घर में, जैसे मालती में। नेक्स्ट कथन है, वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस यंत्रवत, वही थके हुए यंत्र से स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, वैसे ही जैसे मोटर स्पीडो मीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है कि किससे कि मैंने अपनी अमित शून्य का इतना अंश तय कर लिया है। नेक्स्ट कथन है, मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल, न क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। नेक्स्ट कथन है, वह उदत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? यह मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे होंगे। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं है, अशांति में है किंतु उद्देय में नहीं है। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं। मालती का कथावाचक से है। नेक्स्ट कथन है, इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। मालती, माँ युवती, माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह रही हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। लेखक कहता है। नेक्स्ट है, सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई, उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई, उसका इतना अभिनंग हो गई कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उसे छाया को भी देख लिया था। तभी 11 कब घंटा बजा, मैंने अपनी भारी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फपोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुंह खो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। नेक्स्ट कहानी है कोसी का घटवार। इसके लेखक हैं शेखर जोशी। संग्रह है कोसी का घटवार, 1958 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। इसमें जो कहानी संग्रहित है वे इस प्रकार है। दजियू, उस्ताद, कवि प्रिया, बंद दरवाजे, खुली खिड़कियां, किंकर करोमी जनार्दन, कोसी का घटवार, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, सुब्बो दीदी और बदबू। प्रतिपाद, यह कहानी सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मण के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी है। पहाड़ का परिवेश है, फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति की तकनीक का प्रयोग किया गया, सूखे की स्थिति का जिक्र है, पहाड़ों के पागल पलागन की समस्या का उल्लेख, मिहिल व दाड़िम के पेड़ों का बारंबार उल्लेख। इसमें निम्नलिखित स्थानों का प्रयोग है, हल्द्वानी और गंकनाथ। पात्र में है गोसाई जो पूर्व सैनिक है। कोसी के किनारे घट गेहूं पीसने की व्यवस्था। हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देखकर वैसी ही पैंट पहनने की इच्छा से फौजी में भर्ती। नेक्स्ट है किशन सिंह जो सिपाही है। लक्ष्मण का विवाह राम सिंह से होने का पता चलता है। लक्ष्मण है गुसाई की प्रेमिका, वर्तमान में विधवा है, एक पुत्र की माँ है, मायके में रहती है और स्वाभिमानी इतरी है। प्रमुख उदाहरण है इसके। पहला कथन है, सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वे जाता ही घट के अंदर टच पड़े विसन के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता।
कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया, वही जिन्हें अपना कह सके। ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम। लक्ष्मण के बाप ने कहा था। तीसरा कथन है, पहले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मण का हट उसे अकेला बना गया। गुसाई के संदर्भ में। चौथा कथन है, गंगनाथ तजियो की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मण ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया कि कभी लक्ष्मण से भेंट होगी तो यह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जांगर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से कोई लाभ नहीं है। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खनखन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़िया का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई आज पहली बार अनुभव कर रहा था। नेक्स्ट कथन है, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। शाला, कितना कमाया कितना फूका हमने तो इस जिंदगी में, कोई हिसाब, पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात, पैसा तो मिट्टी है, स्याला है, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी है। गुसाई लक्ष्मण से कहती है। गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं। जो पेट का क्या, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराए प्रेम से हंसकर बोल दे तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। लक्ष्मण गुसाई से कहता है। घर के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किटकिट आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मायावी की मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी और कहीं से कोई स्वर, सब सुनसान निस्तंभ थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।